तो हेलो बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में हमने 21 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है, 21 ऑब्जेक्टिव कर लिया भाई। अब इस वाले लेक्चर में हम 22वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 22वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक समद्वि उत्तल लेंस। भाई समद्वि उत्तल मतलब इक्वी कन्वेक्स। समद्वि उत्तल मतलब इधर से भी उतना ही उत्तल और इधर से भी उतना ही उत्तल, यानी दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या सेम होगी ना जी। एक समद्वि उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी हमको म्यू दे दिया है 1.5। एक समद्वि उत्तल लेंस है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी फोकस दूरी हमको क्या करनी है, निकालनी है। जबकि कह रहा है जी प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या हमको दिया है 20 सेंटीमीटर ना जी। तो भाई देखो, एक कांच का समद्वि उत्तल मतलब इधर से भी उतना ही उत्तल, इधर से भी उतना ही उत्तल, उत्तल मतलब उभरा हुआ है, ठीक है। तो कांच का एक समद्वि उत्तल लेंस है। अच्छा, अगर देखो तो इस सतह की वक्रता त्रिज्या 20 है और इसकी भी 20 है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो पहला सतह है, इस पहले सतह का गोला किधर पड़ेगा, इस पहले सतह का गोला हम देखेंगे तो इधर पड़ेगा। तो पहले सतह का गोला यहाँ से राइट साइड पड़ रहा है, तो इस सतह पहले सतह की वक्रता त्रिज्या प्लस लेनी होगी क्योंकि गोला इधर पड़ रहा है। दूसरे सतह का अगर गोला देखें तो ये दूसरे सतह का गोला इधर पड़ रहा है, तो इस दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या बाईं ओर होने के कारण माइनस होगी। तो कह रहा है जी कि कांच का एक समद्वि उत्तल लेंस है, कांच का एक समद्वि उत्तल लेंस है, इसके दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या 20 है। तो इसकी इसकी देखें तो ये राइट साइड बढ़ेगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 होगी +20 और इसकी R2 होगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको R1 दिया है यानी पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, फिर R2 दिया है और फिर हमको म्यू दिया है। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमको इसकी फोकस दूरी निकालनी है। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जानते हो ना, ये लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर होता है μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इट्स योर लेंस मेकर फॉर्मूला। हमको फोकस दूरी f निकालनी है, तो 1/f, तो 1/f बराबर म्यू। म्यू क्या है, लेंस का अपवर्तनांक 1.5। म्यू 1.5 में से 1 जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, 0.5 मतलब 1/2। इस तरह लिखना आसान रहता है क्योंकि कट जाएगा। म्यू 1.5 है, कांच का बना हुआ है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 यानी 1/2। फिर 1/r1, R1 है पहले सतह का, पहले सतह का R1 देखो यहाँ पे +20 हो गया और -1/r2, R2 है दूसरे सतह का, -20 माइनस +20 कर दो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/20 + 1/20 2/20 कट जाएगा यार, तो 1/20 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/20, तो फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो भाई इस वाले समद्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। द राइट ऑप्शन इज सी। तो भाई 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाई 23 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है। भाई एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अब लेंस कैसा है ये नहीं बोल रहा है, लेंस अवतल है कि उत्तल है कि क्या है नहीं बोल रहा है। एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है। भाई एक बार उत्तल बना लो, इसका भी r और इसका भी r, लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है। लेकिन भाई इधर का गोला, लेंस के पहले सतह का गोला राइट साइड पड़ रहा है, राइट साइड यानी इसकी वक्रता त्रिज्या +r, और भाई इस दूसरे सतह का गोला लेफ्ट साइड की ओर पड़ेगा तो इसकी -r। क्या लेंस की बात कर रहा है, एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है, तो ये एक लेंस है, इसके इस सतह की वक्रता त्रिज्या r, इसका भी r, तो इसका +r होगा और इसका -r। भाई ये लेंस उत्तल भी हो सकता है और उसी तरह यह लेंस अवतल भी हो सकता है ना जी। बहुत अच्छा, ये लेंस अगर अवतल होगा तो इस सतह का गोला, पहला सतह का गोला बाएं साइड पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो इसका -r और इसका +r। तो कह रहा है
तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें तो न उत्तल की बात कर रहा है न अवतल की, तो दोनों की फोकस दूरी निकालनी होगी। कह रहा है ना कि एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है, तो भाई कोई वो लेंस भाई उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है, इसके दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r r r r। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी लेंस का म्यू भी दिया है भाई 1.5। तो हमको फोकस दूरी निकालनी है। चलिए पहले उत्तल लेंस के लिए निकाल देते हैं। तो फोकस दूरी 1/f लेंस मेकर फार्मूला से बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, उत्तल के लिए ना जी, उत्तल के लिए निकाल रहे हैं। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना है 1.5, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 यानी 1/2 इंटू 1/r1, r1 है पहले सतह का, उत्तल का पहला सतह की वक्रता त्रिज्या प्लस r माइनस 1/r2, r2 दूसरा सतह, भाई उत्तल में दूसरा सतह की वक्रता त्रिज्या माइनस r माइनस माइनस प्लस r हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/r 2/r कट जाएगा 1/r, तो भाई 1/f इज इक्वल टू 1/r, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। तो हाँ जी, ये उत्तल वाला लेंस जो हो गया, तो इसके अगर ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी, इस पहले वाले लेंस की फोकस दूरी हो गई प्लस r, यानी r आ गया। अब हमको इस अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। थोड़ा सा पेज को हम नीचे करते हैं। अब किस लेंस की भाई, अभी इस वाले लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। इस वाले उत्तल की तो निकाल चुके हैं, उत्तल का निकाले हैं तो आया है f इज इक्वल टू r। अब अवतल का निकालने जा रहे हैं, तो भाई अवतल के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इट्स फॉर उत्तल था एंड इट्स फॉर अवतल लेंस। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, 1/2 इंटू 1/r1, r1 है पहले सतह का r1 है माइनस r, तो माइनस r और माइनस 1/r2, r2 है प्लस r ना जी। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 1/r माइनस 1/r माइनस 2/r, भाई 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1/r। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/r, तो f इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस r। तो भाई इस वाले, अब इस अवतल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू माइनस r आ गया ना जी। तो अगर r है, r दोनों की सेम है, r है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस r है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस r। तो वो जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी होगी प्लस माइनस r। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, प्लस r होगा उत्तल के लिए, माइनस r होगा अवतल के लिए। अब थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके देखें, आंसर क्या है प्लस माइनस r, तो आपको दिख रहा होगा राइट ऑप्शन इज ए हेयर। ओके, बहुत अच्छा। तो चलिए भाई अब देखते हैं अपना 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन है शीशे के एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक μ1 है और वह μ2 अपवर्तनांक के माध्यम में डाल दिया जाता है। तो भाई शीशे का एक द्विउत्तल लेंस है, इधर से भी उत्तल इधर से भी उत्तल। भाई ये एक शीशे का द्विउत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक है μ1 है और ये μ2 अपवर्तनांक, इधर μ2 अपवर्तनांक के माध्यम में डाल दिया जाता है, यानी इधर का माध्यम μ2 है। तो भाई बोलो, कांच का एक द्विउत्तल लेंस है, दोनों तरफ से उत्तल है, जिसका अपवर्तनांक μ1 है और ये μ2 अपवर्तनांक में डाला जाता है। यदि समानांतर किरणें लेंस से अपसारित होकर निकलें, भाई लेंस पर समानांतर किरण पुंज पड़ रहा है और ये तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है। ये उत्तल लेंस किरणों को तो क्या करता है, अभिसारित करता है, अभिसारित। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, ये अभिसारित नहीं कर रहा है, ये अपसारित होकर के निकल जा रहा है, ये अपसारित होकर के निकल जा रहा है। ठीक है, तो समानांतर किरणें आ रही हैं और लेंस से, इस उत्तल लेंस से अभिसारित नहीं अपसारित होकर के निकल जा रही हैं।
तो भाई अगर ऐसा तभी ना होता है, आप पढ़े हो जब भाई ये लेंस उत्तल है, लेकिन ये उत्तल अवतल जैसा व्यवहार कब करता है, जब इस माध्यम का लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक लेंस से ज़्यादा हो जाए। तो भाई माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 जो है, ये भाई माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 सचमुच लेंस के अपवर्तनांक म्यू1 से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 इज़ ग्रेटर देन म्यू1। तो ये पता है ना कि अगर लेंस से ज़्यादा अपवर्तनांक माध्यम का हो जाए तो उस समय लेंस जो दिखता है उसका उल्टा बिहेव करता है। यानी यहाँ पे अगर ये उत्तल लेंस है और ये किरणों को फैला रहा है, यानी अपसारी लेंस जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब म्यू2 ज़्यादा है और म्यू1 कम है। तो म्यू2 इज़ ग्रेटर देन म्यू1, म्यू2 इज़ ग्रेटर देन म्यू1, यानी म्यू2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यू2 बड़ा है और म्यू1 छोटा है। द राइट ऑप्शन इज बी। अभी चलिए देखते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक द्विउत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। एक उत्तल लेंस है जी, उसका अपवर्तनांक 1.5 है। यदि इस लेंस को पानी में डाल दिया जाए तो यह कैसा व्यवहार करेगा। ये एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया भाई। इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5। एक उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है। और भाई इसको पानी में डाल दिया जाए, भाई इधर वाटर, इधर भी वाटर, पानी। इस उत्तल लेंस को पानी में डाल दिया जाए। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पानी माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है और लेंस का ज़्यादा है। लेंस का ज़्यादा है और माध्यम का कम है, तो जो उत्तल दिख रहा है ये उत्तल जैसा ही व्यवहार करेगा। तो उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा। अच्छा, क्या होता कि अगर ये माध्यम जो है, इस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 से अगर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 1.6, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 ही रहता है, लेकिन इस माध्यम का अपवर्तनांक 1.6, तो ये उत्तल दिख रहा है तो अवतल हो जाता है, और अवतल दिखता तो उत्तल हो जाता है, उल्टा बिहेवियर हो जाता है, मालूम है ना। तो ये एक उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, और बाबू ये पानी में है, यानी लेंस से कम अपवर्तनांक में है, तो उत्तल है तो उत्तल जैसा व्यवहार करेगा। राइट ऑप्शन इज ए। चलिए अब देखते हैं भाई अपना 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 26 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है आपको कि एक कांच के लेंस को पानी में डुबाने से उसकी क्षमता। भाई कांच के लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है। भाई कोई भी लेंस है, कांच का कोई भी लेंस ले ले, उसको पानी में डुबो दे। कांच के लेंस को हवा में रखते हैं तो फोकस दूरी f है, और वही वाला कांच का लेंस है, अगर पानी में, वाटर में अगर डुबोते हैं तो फोकस दूरी 4f हो जाती है। ठीक है, कांच का एक लेंस है जिसको हवा में रखे हैं, दोनों बगल अगर हवा है तो अगर उसकी फोकस दूरी f है, तो इसी लेंस को जब पानी में डुबोते हैं, पानी में, तो फोकस दूरी चरगुनी बढ़ जाती है। चरगुनी फोकस दूरी बढ़ती है, लेकिन तुम पढ़े हो कि पावर P बराबर 1/f। तो पावर, अच्छा, फोकस दूरी अगर चरगुनी बढ़ेगी तो पावर 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना जी। तो एक कांच के लेंस को पानी में डुबाने पे, भाई कांच का लेंस है, उसको अगर पानी में अगर डुबा दिए तो फोकस दूरी चरगुनी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। डुबाने पर उसकी क्षमता यानी पावर क्या होगा, घटेगा। अब चलिए भाई आप लोग देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस म्यू2 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। भाई म्यू1 अपवर्तनांक, ये लेंस है भाई, कह रहा है म्यू1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस। भाई ये दोनों तरफ से उत्तल है, द्विउत्तल लेंस है जो म्यू1 अपवर्तनांक से बना हुआ है। म्यू1 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस म्यू2 अपवर्तनांक में रखा है, दोनों बगल म्यू2 अपवर्तनांक है माध्यम का ना जी। तो लेंस सदा उत्तल होगा, लेंस सदा उत्तल होगा, ये गलत बात है। हम जानते हैं कि अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2, अगर म्यू2 इस म्यू1 से ज़्यादा ये हो जाए ना,
तो ये उत्तल दिख रहा है तो उत्तल नहीं है, अवतल भी हो जाएगा। अब बी नंबर कह रहा है लेंस ज़्यादा उत्तल होगा, ये तो गलत है। बी नंबर कह रहा है उत्तल यदि μ1 इज लेस देन μ2, उत्तल यदि μ1 इज लेस देन μ2, अगर μ1 कम हो, μ1 इज लेस देन μ2 यानी μ1 कम हो μ2 ज़्यादा, μ1 कम है और μ2 ज़्यादा है, यानी ये कम है, लेंस का कम है और माध्यम का ज़्यादा है, तो भाई ये उत्तल नहीं हो, उत्तल होगा। गलत बात है, क्योंकि अगर यही μ2 ज़्यादा हो जाएगा, μ2 ज़्यादा होगा, माध्यम का ज़्यादा हो जाएगा और लेंस का कम रहेगा तो ये उत्तल दिख रहा है, तो ये उत्तल नहीं रहेगा, अवतल हो जाता है। मालूम है ना। कह रहा है μ1 इज लेस देन μ2, μ1 मतलब लेंस का कम है और μ2 मतलब माध्यम का ज़्यादा है। लेंस का कम है और माध्यम का ज़्यादा है, तब तो माध्यम का ज़्यादा है तो ये उत्तल दिख रहा है, तो उत्तल नहीं रहेगा, अवतल हो जाएगा। तो उत्तल यदि μ1 इज लेस देन μ2, गलत बात है। वस्तु दूरी पर निर्भर करते हुए अवतल या उत्तल, ये भी गलत है, वस्तु दूरी पर निर्भर करता ही नहीं है। अवतल यदि इतना μ1 बराबर μ2, तो जब दोनों का μ1 और μ2 दोनों बराबर हो जाएगा तो ये तो कांच की एक साधारण सिल्ली जैसा व्यवहार करेगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है, यही चीज़ देना चाहिए, ये ऐसे दे देना चाहिए। कह रहा है अवतल यदि μ1 इज लेस देन μ2, μ1 यानी लेंस का अगर कम होगा, μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2 यानी लेंस का कम होगा और माध्यम का ज़्यादा होगा, लेंस का कम होगा और माध्यम का ज़्यादा होगा, तो भाई लेंस का कम है, लेंस का कम है और माध्यम का ज़्यादा है, तो ये उत्तल दिख रहा है, तो उत्तल के बजाय ये कैसा व्यवहार करेगा, अवतल। द राइट ऑप्शन इज डी हेयर। अब देखिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, भाई एक उत्तल लेंस है, अपवर्तनांक 1.5 है और फोकस दूरी f है, को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, भाई 4f हो जाएगी, f से बड़ी हो जाएगी। जब किसी उत्तल लेंस, यानी भाई हम पढ़े हैं ऑलरेडी, ये एक निकाला हुआ चीज़ है कि जब भी किसी भी लेंस को, चाहे उत्तल हो अवतल हो, कोई भी लेंस हो, कांच का कोई भी लेंस हो, उसको अगर हवा से हटा के पानी में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है। जब किसी उत्तल लेंस जो कांच का बना हुआ है कि फोकस दूरी f है, पानी में डुबाया जाएगा, तो पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी, यानी f से बड़ी होगी। राइट ऑप्शन इज ए। अब देखिए भाई 29 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में किसका परिवर्तन नहीं होता है। भाई श्वेत प्रकाश की किरण सफ़ेद किरण है, अगर भाई ये सफ़ेद किरण लेंस में प्रवेश करेगी, लेंस में प्रवेश करेगी, प्रकाश की कोई भी किरण अगर लेंस में घुसती है तो उसकी केवल और केवल आवृत्ति ही वो गुण होता है जो बदलता नहीं है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी प्रकाश जब श्वेत प्रकाश की किरण भाई लेंस में प्रवेश करेगी, हवा से लेंस में जाएगी, यानी एक से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश अगर यहाँ से हवा से अगर कांच में जाएगा, लेंस में जाएगा, तो हवा से कांच में जाने पर वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, वेग भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो किस में परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में। राइट ऑप्शन इज डी। अब भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस सटा करके रखे गए हैं, ठीक है, तो तुल्य फोकस दूरी, भाई हमें पता है कि 1/f इक्विवेलेंट, दो लेंस सटा के रखते हैं तो इक्विवेलेंट फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और यहाँ पे फोकस दूरी भी F1 है और F2 दिया है, यही है F1 और F2। अब बोलिए भाई F1 और F2 का LCM ले लेंगे तो F1 इंटू F2, F1 इंटू F2, और ये F2 इधर चला जाएगा तो F2 प्लस F1, F2 प्लस F1, तो इसको लिख दो F1 प्लस F2, वही F2 प्लस F1 यानी F1 प्लस F2। अच्छा इसको उल्टे के तो ये भी उलट जाएगा, तो F इक्विवेलेंट क्या होगा, ये उल्टो, F इक्विवेलेंट बराबर F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2। बहुत अच्छा, तो भाई इक्विवेलेंट फोकस दूरी F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2, डैट मीन्स राइट ऑप्शन इज बी। अब देखिए भाई 31 नंबर क्वेश्चन,
भाई 31 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर। भाई दो डायोप्टर अगर है तो पावर अगर पॉजिटिव है तो ये उत्तल लेंस है, और निगेटिव पावर है मतलब अवतल लेंस है। भाई कह रहा है दो डायोप्टर, तो दो डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस है, और -3.5 डायोप्टर, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर। भाई पहले का पावर है P1 प्लस दो डायोप्टर, इसका पावर है P2 -3.5 डायोप्टर। भाई क्वेश्चन है कि दो डायोप्टर क्षमता वाला ये उत्तल लेंस है और -3.5 डायोप्टर क्षमता का दो अवतल लेंस सटा के रखा गया है, तो इसकी तुल्य क्षमता होगी। तो इस संयोग की क्षमता यानी इसकी तुल्य क्षमता, भाई पढ़े हैं दो लेंस अगर सटा के रखे जाएं तो सटा के रखने पर इक्विवेलेंट पावर P इक्विवेलेंट, दोनों का तुल्य पावर P इक्विवेलेंट बराबर होता है P1 प्लस P2। तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट पावर P इक्विवेलेंट बराबर P1 पहले का है 2, और प्लस तो प्लस होगा P2, लेकिन P2 है -3.5, तो P इक्विवेलेंट बराबर हो गया 2 में से 3.5 गया -1.5 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट पावर हो गया -1.5 डायोप्टर। अच्छा इक्विवेलेंट पावर भाई निगेटिव यहाँ पे देख रहे हो, यानी इसका कॉम्बिनेशन एक अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। भाई अब देखिए, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए। भाई ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने आपको बताया भी था कि अगर कोई उत्तल लेंस है, अगर इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है, और इससे अगर अगर इस उत्तल लेंस में कोई वस्तु को हम ऐसे रखें कि ऑब्जेक्ट यहाँ हो और इसका इमेज सबसे कम दूरी पर बने, ऑब्जेक्ट से इसका जो इमेज सबसे कम दूरी पर बने। कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है, और इस उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को कम से कम अगर 2f दूरी पर रखेंगे ना, इधर 2f दूरी पर रखेंगे तो इधर भी 2f दूरी पर इस वस्तु का यहाँ इमेज बन जाएगा, और उस समय ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी सबसे कम होगी। तो ये 2f, तो इधर भी 2f पर बनेगा, तो 2f और 2f यानी 4f। तो कह रहा है कि f फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। f फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जी, ये ना जी, और इसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कम से कम दूरी, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कम से कम दूरी भाई वो ये 2f है, तो इधर भी 2f पर बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कम से कम दूरी 2f और 2f, इधर से 2f और 2f मिलके 4f। राइट ऑप्शन इज डी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। भाई 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 33 का रहा है दो उत्तल लेंस को सटा कर रखता है तो समतुल्य लेंस होगा। भाई दो उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस है, उन दोनों को सटा दिए, सटा करके रखेंगे तो समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस भी क्या होगा, उत्तल ही होगा ना जी। क्यों समतुल्य मतलब दोनों लेंस, इन दोनों लेंस के बदले एक ही गो लेंस, दोनों के बदले हम एक ही गो लेंस कर दें, यही समतुल्य लेंस कहलाएगा यहाँ पे। और ये समतुल्य लेंस भी क्या होगा, उत्तल ही होगा। अगर दो उत्तल लेंस को सटा के रखें तो इनका समतुल्य लेंस क्या होता है, उत्तल। राइट ऑप्शन इज ए। भाई अब देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंस के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पे क्षमता निकालना है। एक भाई उत्तल लेंस है क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, +20, और दूसरा है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी -40 है। भाई फोकस दूरी अगर प्लस में दिया रहेगा ना तो उत्तल समझना, और माइनस में दिया रहेगा तो अवतल। दोनों लेंस सटा के रखा है ना जी, क्वेश्चन कह रहा है दोनों लेंस बिल्कुल सटा के। ये जो गैपिंग दिख रही है, गैपिंग भी नहीं है।
कह रहा है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी F1 है, F1 है +20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी F2 है -40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, 20 और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंस सटा के रखे गए हैं। तो इससे जो समतुल्य लेंस बनेगा, इन दोनों का जो समतुल्य लेंस होगा, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट लेंस, तो उसकी क्षमता निकालनी है। अच्छा, अगर तुमको पहले की फोकस दूरी F1 और दूसरे की फोकस दूरी F2 दी है, F1 और F2 दिया है, तो इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकालो। 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। बहुत अच्छा, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1, F1 है पहले की F1 कितनी है 20, और प्लस 1/f2, F2 कितनी है भाई -40, तो ये माइनस कर दो, 40 कर दो भाई, 20 और 40 का एलसीएम 40, 20 दूना 40 -1, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 2 में से 1 गया 1/40, तो f इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा भाई, इसको उलट दो, f इक्विवेलेंट बराबर 40 सेंटीमीटर। तो भाई दोनों लेंस को सटा देंगे तो इसकी इक्विवेलेंट फोकस दूरी न 20 होगी न -40 होगी, दोनों की इक्विवेलेंट फोकस दूरी होगी +40। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकल गया। अब समतुल्य लेंस की क्षमता निकालनी है, f इक्विवेलेंट निकल गया, तो अब इसके इक्विवेलेंट लेंस की क्षमता यानी p इक्विवेलेंट बराबर होता है p बराबर 1/f, या अगर फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो, तो p इक्विवेलेंट बराबर होता है 100/f, तो 100/f नहीं होगा f इक्विवेलेंट, तो 100/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट आया है 40, और 40 अढ़ाइया 100, 2.5 डायोप्टर। तो भाई राइट ऑप्शन 2.5 डायोप्टर देखो कहाँ पे होगा, अगले स्लाइड में आपको दिखेगा 2.5 डायोप्टर, डैट मीन्स राइट ऑप्शन इज सी। ओके, अब चलिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो लेंस है जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है और +5 डायोप्टर। माइनस क्षमता मतलब अवतल लेंस, प्लस क्षमता मतलब उत्तल लेंस। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है, तो ये -15 है, और एक की है +5 डायोप्टर। तो दो लेंस है भाई, एक लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर और दूसरे की +5 डायोप्टर, तो इसका पावर P1 है -15 डायोप्टर, और इसका पावर है P2 +5 डायोप्टर। दो लेंस है भाई जिसकी क्षमता -15D है और 15D है, सटा के रखे हैं, तो तुल्य फोकस दूरी भाई, दो लेंस ये और ये दो लेंस अगर सटा के रखें, एक का पावर P1 है दूसरे का पावर P2 है, तो इसका इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, P इक्विवेलेंट का सूत्र है P1 + P2। तो P इक्विवेलेंट बराबर है भाई P1, पहले का पावर P1 कितना है -15 डायोप्टर, प्लस P2 का है 5 डायोप्टर, तो P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा -15 + 5 -10 डायोप्टर। -10 डायोप्टर भाई हो गया इसका इक्विवेलेंट पावर, लेकिन P इक्विवेलेंट बराबर होता है 100/f, तो 100/f इक्विवेलेंट बराबर -10, 0 से 0 चला जाएगा, तो f इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा -10, इक्विवेलेंट फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। तो सटा कर रखने पर जो तुल्य फोकस दूरी होगी, तुल्य क्षमता होगी -10 डायोप्टर और तुल्य फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। अगले स्लाइड में देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, -10 सेंटीमीटर, डैट मीन्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया बी। ओके, अब देखिए भाई, अब आपका 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगले स्लाइड में भी देखेंगे हम लोग, लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखें। अगले स्लाइड में देखिए, कह रहा है कि अगर एक वस्तु है, ये वस्तु रख दे भाई यहाँ पे, अगर कोई वस्तु रख दे यहाँ पे मुख्य अक्ष पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है जी इस मुख्य अक्ष पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक वस्तु रखें, प्रधान अक्ष पर अगर वस्तु रखें यहाँ पे, तो इस लेंस में, इस वाले लेंस में इस वस्तु का कितना इमेज बनेगा। अच्छा, इधर का पूर्णांक μ1 है, इधर μ2 है, इधर दोनों तरफ μ3 है, इस दोनों साइड का तो सेम है, μ3 सेम है, μ1 μ2 है, इधर μ1 μ2 और इधर है μ3 ना जी, ये μ1 है, इधर μ2 है, और दोनों बगल μ3 सेम है,
यानी ये पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा एक ही मटेरियल से बना है। तो चलो कितना इमेज बनेगा, तो भाई इमेज किस तरह बनता है, किसी वस्तु का इमेज, किसी वस्तु का जो इमेज बनता है अपवर्तन के कारण बनता है। यहाँ पे कितने टाइप से अपवर्तन होगा, ये देखो, प्रकाश की किरण जब जाएगी तो एक बार μ1 से और μ3 से गुजरेगी, μ1 μ3 से गुजरेगी तो कहीं इमेज बनेगा I1, तो ये पहला इमेज होगा I1। यानी एक अपवर्तन होगा, हवा से अगर जाएगी तो एक बार μ1 और μ3 से गुजरने का मौका मिलेगा, तो एक अलग तरह का अपवर्तन होगा। और अगर देखिए अब इसके नीचे से भी कोई किरण जा रही है तो उसको μ1 से और μ3 से गुजरना पड़ रहा है, μ1 μ3 तो लेंस के ऊपर वाले, लेंस के आधा से ऊपर वाले हिस्से में, लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से में जब भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो उसको μ1 और μ3 से गुजरना पड़ेगा, तो इमेज I1 पे बनेगा। लेकिन जब नीचे लेंस के आधे वाले नीचे हिस्से से गुजरेगी तो प्रकाश को किरण को μ2 से और μ3 से, तो यहाँ पे μ1 μ3 था, यहाँ μ2 μ3 हो गया, तो μ2 μ3 से गुजरेगी तो अलग तरह का रिफ्रैक्शन होगा, तो अलग इमेज बनेगा, दूसरा इमेज बनेगा I2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपवर्तन दो टाइप का है, तो इमेज भी कितने बनेंगे, दो। लेंस के ऊपरी आधे हिस्से से, भाई लेंस के ऊपरी आधे हिस्से से जब भी प्रकाश जाएगा तो उसको μ1 और μ3 से गुजरना होगा, और इसके चलते एक इमेज बनेगा I1 पे। और अगर लेंस से प्रकाश निचले हिस्से से जाए तो उसको μ2 और μ3 से गुजरना होगा, तो एक इमेज बनेगा I2 पर। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे बाबू इस क्वेश्चन में 2। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी +15 -25 +45 है सटा के रखें तो तुल्य फोकस दूरी निकालने हैं। भाई इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, पहले लेंस की फोकस दूरी +15 यानी ये उत्तल है, ये अवतल है, ये उत्तल है। तो भाई 3 लेंस है, एक की फोकस दूरी है +15, दूसरे की फोकस दूरी है -25 और तीसरे की फोकस दूरी है +45 ना जी। 3 उत्तल लेंस है, ये पहला भाई एक उत्तल लेंस ये हो गया, एक अवतल लेंस ये हो गया, और फिर बाद में उत्तल लेंस ही है। कह रहा है 3 पतले लेंस है, तीनों पतले लेंस है, इसकी फोकस दूरी, पहले वाले की फोकस दूरी f1 कितनी है भाई +15 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकस दूरी f2 है -25 सेंटीमीटर, तीसरे की फोकस दूरी f3 है +45 सेंटीमीटर ना जी। यानी प्लस मतलब ये उत्तल है, ये भी उत्तल है, लेकिन ये माइनस मतलब अवतल है। तो 3 लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 -25 और 45 है, सटा के रखे हैं, तो तीनों की तुल्य, तीनों लेंस को सटा के रखेंगे तो तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ये फॉर्मूला होता है भाई, जब 3 गो लेंस सटा के रखें तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर इतना ही होता है। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1, f1 कितने भाई f1 है +15, 1/+15 और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/f2, f2 कितना है -25 और +1/f3, f3 कितना है +45। एक्चुअली भाई बुखार सर्दी सारा चीज़ हमको हो गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/+15 -1/25 और +1/45। अगर ध्यान देंगे तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 15, 25 और 45 का अगर LCM देखें तो भाई सीधे सीधा आपका LCM हो जाएगा। नहीं आता है तो आप LCM क्या निकालिएगा, डायरेक्ट लिखिए 15 इंटू वो ठीक नहीं है, LCM निकाल ही लीजिए, ठीक रहेगा। तो भाई 15, 25 और 45 का LCM अगर निकालते हैं तो कितना आएगा भाई 900 कर दीजिए ना, 900 हो जाएगा इसका LCM 900। 15 6 × 90 तो 60 हो जाएगा, 25 है तो 36 हो जाएगा, और 45 दूना 90 +20 हो जाएगा ना। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 60 और 20 80, 60 और 20 80, 80 में से 36 जाएगा 44, तो 44/900, ये 2 से कटेगा 22/450,
450 हो जाएगा, 22/450। और भाई लगभग देखा जाए तो इसको उल्टा करिए तो एफ इक्वलेंट और 450/22। और भाई अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लगभग में आ जाएगा, लगभग 20 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। तो इसी को यहाँ पे लगभग फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे लिखना चाहिए लगभग। तुल्य फोकस दूरी लगभग में क्या होगी, 20 पॉइंट समथिंग मतलब 20 सेंटीमीटर। डैट मीन्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भाई अब थोड़ा सा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है, तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। भाई प्रकाश की एक किरण है, एक गोले पर पड़ रही है ना, ये प्रकाश की किरण √3 अपवर्तनांक, ये कांच का गोला है, इसका अपवर्तनांक म्यू है √3। ये कांच का गोला है, दिखा दे रहे हैं इसको अच्छे से कि हाँ ये किसका बना हुआ है भाई, कांच का गोला है। तो देखिए कह रहा है क्या भाई, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक के किसी गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है। कोई भी गोलीय सतह, कांच का ही गोला हम ले लिए हैं, यहाँ पे केवल गोलीय सतह भी, ऐसे भी कोई गोलीय सतह बना सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब गोला बना दिए तो काटेंगे नहीं ना। प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है। भाई ये गोला है, अब प्रकाश की किरण, ये गोला है और ये सेंटर है, और सेंटर से इस तरह मिला दिए तो ये रेखा अभिलंब हो गई, और प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर के पड़ रही है भाई कितने कोण पर, आपतन कोण I बराबर 60 डिग्री पर। तो बोलो प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आके पड़ रही, 60 डिग्री के कोण पर आके पड़ रही है। तो भाई एक बात बताओ, जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर या किसी भी सतह पर जब भी प्रकाश आता है और आके किसी सतह पर पड़ता है तो कुछ हिस्सा परावर्तित होता है। 100% लाइट में से मान लो 10% लाइट परावर्तित हो गया और शेष अंदर घुस गया, अपवर्तित लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। इन्हीं के बीच का कोण तुम्हें क्या करना है, निकाल देना है, समझ रहे हो ना। तो बोलो एक गोलीय सतह है भाई, इस गोलीय सतह का अपवर्तनांक √3 है और इस गोलीय सतह के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरण आ करके अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर पड़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाता है गोलीय सतह से, कुछ अंदर चला जाता है। तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण, यही थीटा तुम्हें क्या करना है, निकालना है। भाई बोलो जो हिस्सा परावर्तित होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और जो परावर्तित होगी, तो आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी ये वाला क्या होगा, ये वाला तो 60 ही होगा। आपतन 60 है तो परावर्तन 60 ही होगा। अब ये वाला निकालो कि अपवर्तन कोण क्या होगा, इस अभिलंब के साथ ये अपवर्तित किरण कितना कोण बना रही है, अपवर्तन कोण आर क्या होगा। तो भाई स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। ये इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग ये स्पर्श रेखा खींच दे तो ये कहेंगे कि इस स्पर्श रेखा पर ये अभिलंब है, तो आपतन कोण आई कितना है 60 और अपवर्तन कोण आर हमको निकालना है। तो पढ़े हो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो म्यू कितना दिया, √3 अपवर्तनांक है, साइन आई मतलब साइन 60 होता है √3/2 बटा साइन आर। √3 से √3 चला गया, साइन आर इधर जाएगा, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर 1/2 और 1/2 होता है भाई मान साइन 30 डिग्री का। तो साइन आर बराबर साइन 30, तो आर बराबर 30, तो आर = 30 डिग्री यानी अपवर्तन कोण, ये आर 30 हो जाएगा भाई। ये आर कितना आ गया 30। अच्छा भाई अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो ये टोटल कोण कितना होगा, ये टोटल 180 होगा। टोटल 180 में इधर 60 है और इधर 30 है, इधर ये 60 है ये 30 है, 60 और 30 90, तो इधर वाला कोण भी 90, तो थीटा मस्ट भी 90 डिग्री। राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो भाई ये 38 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो भाई 39 नंबर क्वेश्चन।
39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में स्थित कांच का एक अवतल गोलीय सतह, हवा में स्थित कांच के एक अवतल गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। भाई ध्यान दीजिए, हवा में स्थित एक कांच की अवतल गोलीय सतह, इधर हो गया हवा यानी एयर और इधर हो गया भाई कांच, ग्लास, ये ग्लास है। अपवर्तनांक इसका है 1.5, हवा का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि हवा में स्थित कांच के गोलीय सतह से, हवा में स्थित कांच के गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, भाई यहाँ पर कोई वस्तु रख दे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाए, इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाए, मिल जाए, तो इसका रियल इमेज मिल जाए। तो रियल इमेज मिलने के लिए मतलब यहाँ पे रियल इमेज मिले, प्रकाश की किरण ऐसे जाए कि ये रियल इमेज यहाँ पे बना पाए, तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। राइट ऑप्शन तो यही है भाई कि कहीं नहीं। हम जानते हैं कि अवतल सतह जब होता है, जब अवतल सतह होता है तो कभी भी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पे हो सी, तो इस तरह प्रकाश की किरण इस तरह अगर लाइन हम खींचे तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में घुसती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर नहीं भागेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो कभी भी अवतल सतह में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता ही नहीं, रियल इमेज बनेगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा कोई नहीं। अब देखिए भाई 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवर्धक ग्लास यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच मतलब होता है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं। एक आवर्धक ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा लगा हुआ देखते हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप देखते हो कि इस तरह होता है, यहाँ पे ये मुठिया होता है, हैंडल होता है जिससे पकड़ करके तुम, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, इससे आप लोग अक्षर को बड़ा बड़ा करके देखते हो, अक्षर के पास इसको ले जाते हो इस लेंस को, तो ये लेंस अक्षर को बड़ा करके दिखाता है। यही है आवर्धक ग्लास यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, म्यूस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसी को आवर्धक कांच भी कहते हैं। ये और कुछ नहीं होता, ये उत्तल लेंस होता है, कांच का उत्तल लेंस। कह रहा है कि एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, इस ग्लास का पावर कितना भाई 12 डायोप्टर, तो आवर्धन क्षमता निकालनी है। कह रहा है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप के ग्लास की क्षमता, इसका पावर दिया है 12 डायोप्टर, 12 डायोप्टर इसका पावर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता m निकालनी है। आवर्धन क्षमता का तो फॉर्मूला बाबू अगले क्लास में पढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे ही क्वेश्चन ये बन जाएगा। बोलो पावर का सूत्र क्या होता है, लेंस का पावर होता है P/100/f, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगी बराबर 12, तो f अगर इधर जाए और 12 नीचे आ जाए तो f बराबर हो जाएगा 100/12। बहुत अच्छा, फोकस दूरी मिल गई 100/12 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता निकालनी है, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है d/f, d है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ये सूत्र होता है आवर्धन क्षमता m का सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर होता है d/f, डी है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, बाई f है फोकस दूरी, लेंस की 100/12 आया है, 25 चौके 100, 12 सबसे नीचे ऊपर जाएगा तो 12/4, 4 3 12, राइट ऑप्शन इज ए। ओके, तो भाई टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस थे और 40 क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो भाई इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है भाई 9955290404, हमारा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस नंबर पे आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही भाई हमारा एक ऐप है मोशन
मोशन एकेडमी, इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए सभी कोई। और हम बहुत जल्दी क्या करने जा रहे हैं कि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, उड़ीसा बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड के लिए, जिसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तैयारी करेंगे फिजिक्स क्लास 12th की। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। ओके।